प्रिय विद्यार्थियों, हम रीतिकाल की विभिन्न विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में भी आपने इसको सुना। मैंने आपको बताया था नारी का जो श्रृंगारिक स्वरूप था, रीतिकाल के कवियों ने किस रूप में उसको लिया। आज हम रीतिकाल में जो काव्य की विशेषताएं थी उनको आगे बढ़ाते हुए अगली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि नारी सौंदर्य का चित्रण जिस स्वरूप में उन्होंने किया, उससे आगे काव्य का स्वरूप उनका कैसा था, इस बारे में आपको मैं बताना चाह रही हूँ। रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। रीतिकाल में रीति से बंधे हुए जो कवि, जो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस काल में कवियों के दोहरे व्यक्तित्व ने कवि कर्म और आचार्य कर्म दोनों को एक साथ चलने की प्रेरणा दी। इसका परिणाम ये हुआ कि संस्कृत के काव्यशास्त्र की समृद्ध भूमिका पर इन्हें अपना काव्य निर्माण करना पड़ा। रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण और उदाहरण दोनों प्रस्तुत किए, किंतु रीति सिद्ध कवियों ने केवल उदाहरण लिखे। इस प्रकार लक्षण और लक्ष्य दो प्रकार के ग्रंथ रचना इन कवियों ने की। लक्षण ग्रंथों से मतलब ये है कि लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत कवि पहले अपने काव्य में प्रयुक्त हुए अलंकारों के लक्षण लिखता है या कोई एक लक्षण लेकर, किसी एक अलंकार का लक्षण लेकर के उसे लिखता है और उन लक्षणों के आधार पर फिर काव्य की रचना करता है। संस्कृत में इसी तरह से काव्य लिखे गए हैं और उसी का अनुसरण करते हुए इस काल में जो रीतिबद्ध कवि थे, आचार्य कवि थे, उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। और ऐसा नहीं था कि सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। कुछ ने सिर्फ काव्य लिखा जो लक्ष्य ग्रंथ कहलाए, और इन कवियों ने अलंकारों के लक्षण और तदानुरूप काव्य नहीं लिखा, बल्कि जो इनके मन में आया, जिस तरह के भाव इनके मन में जगे, वही काव्य इन्होंने लिखा। उसके ऊपर लक्षण ग्रंथों का कोई भार नहीं था। चूँकि कवि भावुक हृदय होता है, लेकिन परंपरा निर्वाह के लिए आचार्य कर्म इन्होंने किया। आचार्य कर्म का निर्वाह करने के लिए जिस पांडित्य की आवश्यकता थी वो संस्कृत के विद्वानों की तरह इनमें नहीं था। अतः लक्षण ग्रंथों में मौलिकता का अभाव था और ये संस्कृत के अनुकरण पर ही लिखे गए थे। यद्यपि केशव बहुत विद्वान परिवार से संबंध रखते थे और उन्हें अपने ब्रज भाषा में कविता करने पर भी बहुत दुख था। उन्होंने स्वयं लिखा है, भाषा बोल न जानही जिनके घर के नित्य, यानी जिनके घर के जो नौकर हैं वो भी संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा नहीं बोलते। ऐसे में मैं ब्रज भाषा में काव्य लिख रहा हूँ, तो वो अपने आप में शर्मिंदा थे। यानी बहुत विद्वता को या आचार्यत्व निरूपण का जो स्वरूप था, उसके अंतर्गत वो अपनी विद्वता को प्रकट करना चाहते थे, और इसी के फलस्वरूप पहले लक्षण लिखकर तदानुरूप उन्होंने काव्य की रचना या पदों की रचना की। तो ऐसे कवि लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखा वो आचार्य कवि कहलाए, और ये आचार्यत्व अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए था, क्योंकि उनको उस समय पांडित्य प्रदर्शन की आवश्यकता थी। क्योंकि वो दरबारी कवि थे, तो वहाँ एक से एक बढ़कर जो विद्वान कवि थे उन्होंने आश्रय पाया हुआ होता था। ऐसे में अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए वे अपने काव्य को क्लिष्ट से क्लिष्ट बनाते थे, ताकि उसका अर्थ आम आदमी के समझ में न आए, और उस काव्य को पढ़कर उसके अर्थ को वे स्वयं खोलते थे, और जब अर्थ निकल कर आता था
तो उस चमत्कार प्रियता से उनके आश्रयदाता भी प्रसन्न होते थे और उनकी विद्वता की जो छाप थी वो भी दरबार पर पड़ती थी। फलस्वरूप उनका पांडित्य जो था वो उस दरबार में उसका ठप्पा, उसका सिक्का जमता था और इसी कारण उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। कुछ कवि ऐसे भी हुए इस काल में जिन्होंने अलंकार के लक्षणों की परवाह नहीं की और स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की। उनके काव्य में भाव प्रवणता थी और जैसी उनकी इच्छा हुई, जैसे उनके भाव हुए, हालांकि विषय दोनों के एक ही थे, मुख्य रस श्रृंगार रस ही था, लेकिन उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन तो किया लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, लक्षण नहीं लिखे अलंकारों के, और जैसा उनके भाव आए उसी प्रकार उन्होंने मुक्त रूप से, या कहें कि लक्षण ग्रंथों के जाल से मुक्त होकर उन्होंने भाव प्रवणता के आधार पर काव्य की रचना की। और कुछ कवि तो ऐसे भी हुए हैं रीतिकाल में जिन्होंने भाव प्रवणता या रीति के किसी बंधन को नहीं माना और स्वच्छंद काव्य की रचना की। अगली जो विशेषता रीतिकाल में देखने को मिलती है वो है वीर रस की कविता। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस काल में श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक था, यानी जिसका काव्य श्रृंगार रस से भरा हुआ था जिस काल का, उस काल में वीर रस की कविता होना आश्चर्य की बात थी। लेकिन निश्चित रूप से इस काल में वीर रस की कविताएं भी लिखी गई। इस काल में शाहजहाँ का युग शांति और समृद्धि का था, परंतु औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति ने शांत वातावरण को पूर्णतः नष्ट कर दिया था और हिंदुओं से बर्बर व्यवहार किया जाने लगा। फलस्वरूप दक्षिण में शिवाजी, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और राजस्थान में सवाई जय सिंह और सवाई जय सिंह और शिवाजी के भतीजे छत्रसाल औरंगजेब के प्रबल शत्रु हो गए। इन्होंने स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए निरंतर अपने देश को आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा की। श्रृंगार के युग में वीर रस की धारा प्रवाहित कर साहित्य में एक नया मोड़ वीर रस रचिता भूषण कवि, श्रीलाल, सूदन, पद्माकर आदि ने दिया। इनकी रचना में वीर रस और राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है, यानी मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध जिन जिन राजाओं ने अपने देश की आज़ादी को महत्व दिया, अपने देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, या जो मुग़ल सत्ता या आतताइयों के विरुद्ध होकर स्वधर्म और स्वदेश की रक्षा के लिए खड़े हुए, उन कवियों, उन राजाओं के दरबारी कवियों ने उनके लिए वीर रस के गीत गाए। श्रृंगार के भावों के बीच में राजनीतिक परिस्थितियों ने निश्चित रूप से काव्य के ऊपर प्रभाव डाला। जहाँ कवि पूर्व में सुरा और सुंदरी में डूबे हुए अपने आश्रयदाताओं के लिए श्रृंगार के गीत गाते थे, वहाँ स्वधर्म की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए, मातृभूमि और अपने देश की रक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध खड़े हुए राजाओं की प्रशस्ति में उन्हीं श्रृंगारकालीन कवियों ने वीर रस के ऐसे पदों की रचना की जिससे अन्य राजाओं में अपने देश के प्रति भक्ति का संचार हो, और जो राजा शत्रुओं के प्रति युद्ध करने के लिए खड़े हुए उनकी प्रशस्ति गान करके उनका हौसला बढ़ाया, लोगों में उनके प्रति सम्मान का भाव पैदा किया और उनके कार्य की प्रशंसा करके इन कवियों ने जन जन के मन में उनके प्रति सम्मान का भाव जगाया। इन कविताओं से
या कवियों द्वारा किए गए इस ऐसे कर्म से यह कार्य संपन्न होता है कि आम जनता उन राजाओं के कार्यों की महत्ता को समझ पाती है और उन राजाओं को सहयोग करने के लिए उद्यत होती है। साथ ही पूर्व के वातावरण से जो सोया हुआ वीर रस का उनका भाव था वो जागृत होता है। जब राजा सुरा और सुंदरी के गीतों में डूबा हुआ हो तो ऐसे में जनता भी डूबकी पड़ी रहती है और अपने नित्य कार्य करते हुए वो अपना जीवन बिताती है या अपना रोजी रोटी कमाने में लगी रहती है। लेकिन जब कवि इस तरह की परिस्थितियों के वशीभूत होकर ऐसे समय में जब अपने देश पर संकट हो, मातृभूमि पर संकट हो, अपने स्वदेश पर संकट हो, ऐसे समय में जनता को जागृत करने के लिए कवि ने सदैव बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और रीतिकाल के कवियों ने भी इस अपने कवि कर्म को सर्वोपरि रखा। कवि भूषण, कवि लाल, सूदन और पद्माकर आदि ने इस काल में वीर रस की रचना की, वीर रस के पदों की रचना की और शिवाजी, छत्रसाल आदि राजा जो औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हुए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करके काव्यों की रचना की। तो इस प्रकार रीतिकाल में एक समय ऐसा आया जब राजाओं को तलवार लेकर खड़ा होना पड़ा आतताइयों से लड़ने के लिए और उन्हीं परिस्थितियों को इंगित करते हुए, उन्हीं परिस्थितियों को जीवंत करते हुए उस काल के कवियों ने वीर रस की रचनाएं की। धन्यवाद।